ओके, चलो जीएसटी के अमेंडमेंट्स में हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ से हम शुरू करेंगे, सप्लाई अंडर जीएसटी। इन अमेंडमेंट के साथ साथ में मैं आपको एक पीडीएफ है जो नोट्स में आपको लिखवाता था, मालूम है क्लास में, ये उसी को टाइप किया हुआ है। तो ये मत सोचना कि नए नोट्स कहाँ से आ गए, ये वही है जो आप लोगों ने टाइप किए हैं, बराबर है, ये सब वही है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर एक गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन लिखवाई थी, मालूम है। और गुड्स में हमने लिखा था एवरी काइंड ऑफ मूवेबल थिंग्स, जिसमें हमने एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड किया था, बराबर है। एक्शनेबल क्लेम में हमने क्या क्या एग्जांपल लिखे थे, ट्रांसफर ऑफ अनसिक्योर्ड डेट, इंश्योरेंस डेट, राइट टू अरियर्स ऑफ रेंट, लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। ये जो है ना, ये ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये नया जुड़ा है, ओके, गुड्स के डेफिनेशन में, समझ में आया। तो ये ऑनलाइन मनी गेमिंग आपके नया आया है गुड्स की डेफिनेशन में। दूसरा, मैंने आपको थर्ड शेड्यूल करवाया था, मालूम है, चाय फैन, बराबर है। अब उस थर्ड शेड्यूल में जब हम आएंगे, ये देखो एक्शनेबल क्लेम मिला, एक्शनेबल क्लेम। अब थर्ड शेड्यूल में हमने क्या पढ़ा था कि एक्शनेबल क्लेम में इन केस ऑफ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, जिसमें हमने पढ़ा था वो सप्लाई ऑफ गुड्स होते और जीएसटी लगेगा, और इनके अलावा कोई और होगा तो नो सप्लाई नो जीएसटी। याद आ रहा है, याद आ रहा है बेटा, ऐसा। तो उसमें भी गैम्बलिंग के साथ में ऑनलाइन मनी गेमिंग भी आएगा। तो इन शॉर्ट ये जो अमेंडमेंट है वो क्या है, इधर देखो। अमेंडमेंट ये है कि भाई ये जो ऑनलाइन गेम खेलते हो आप, रम्मी, रम्मी सर्कल, आपके जंगली रम्मी, जिनसे पैसा जीतते हो, बराबर, ड्रीम 11, और भी जो जो भी आपके हैं, क्रिकेट सर्किल वगैरह, कौन कौन से जो भी, जिनको खेल करके आप पैसा जीतते तो क्या हो, लगाते हो, डुबोते हो। तो जो पैसा लगाते हो, डुबोते हो, वो सब जो एक्टिविटीज होती है, प्रिया जी इधर बैठ जाओ इस जगह, यहाँ पर, दिशा के आगे वाले बेंच पे, बेटा तुम कंफर्टेबल हो, तुम, हाँ ठीक है, बैठ जाओ। चलो अब इधर देखना, तो अभी जो अमेंडमेंट आया उस अमेंडमेंट का इंपैक्ट क्या हुआ, इधर देखो। शेड्यूल थर्ड में इंपैक्ट पड़ा उसका, क्या पड़ा, कैसीनोज, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी प्रीव्यू ऑफ शेड्यूल 3 टू क्लेरिफाई देयर टैक्सेबिलिटी। एंट्री 6 ऑफ शेड्यूल थर्ड अमेंडेड। मतलब शेड्यूल 3 जो है उसको चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया। उसमें जो पहले था कि एक्शनेबल क्लेम अदर देन बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, बराबर, ये सब चीजें था, वहां पे उन्होंने कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग को भी ऐड कर दिया है। तो ये सब, इनके अलावा कोई भी एक्शनेबल क्लेम है, यस तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, बट इन सबको सप्लाई माना जाएगा। ये नोट्स मिल गए होंगे आप लोगों को, नोट्स तो मेरे लिए प्रिंट करवाए थे यार, बिना नोट्स के तुम लोग बैठोगे, मेरा जी कितना जलेगा, जिगर के टुकड़े हो तुम मेरे। नहीं, जिगर के टुकड़े तो ऑनलाइन वाले हैं। हेलो, अरे बेटे नोट्स नहीं दिए बच्चों को, ये नोट्स मैंने परसों भेजे थे प्रिंट निकालने के लिए, सागर ने बोला मैं निकालता हूँ। देखो ना ऊपर कहीं पे क्या, ये देख अमेंडमेंट करके लिखा रहेगा, अमेंडमेंट, ये देख मेरा फ्रंट पेज ओपन है, इंटरमेट 24 जीएसटी अमेंडमेंट। हाँ चलो, हाँ हाँ पीडीएफ मिलेगा बेटा, पीडीएफ डाल देना चाहिए, कब तक डाला नहीं तुम्हारे ग्रुप में। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे जगन्नाथ, क्या है, हे परमानंद। साहिल भाई इधर आ जाओ आगे, इस जगह बैठो। कौन, मैंने बोला उधर बैठने को बेटा, आ जाओ, उठो वहां से, इस साइड से आओ, इस साइड से आओ, यू इधर से। सुन, वो नोट्स ग्रुप में भी डालना बेटा। हाँ हाँ, हाँ ओके, हाँ उधर उधर, पीछे पीछे, हाँ हाँ, यहाँ पर इस लाइन में, यस, यहाँ पे बैठ जाओ बस। चलो ठीक है, गुड, परफेक्ट, आ जाओ इधर, नाउ लिसन, है, ये मुझे नहीं बोला, ऐसे मुझे बोला,
कोई 2 मिनट, मुझे बोला ना तो मेरा लुकआउट है, उसको भी पता है ज्यादा करते हैं सर, कम करते ही नहीं कभी। चलो आ जाओ इधर, समझो यहाँ पे समझ में आया ये। अब इसके बाद में आते हैं सेकंड अमेंडमेंट। सेकंड अमेंडमेंट आपके मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई को लेकर के। ये अमेंडमेंट क्या है, ध्यान से सुनना। अब होता है कि आप मल्टीप्लेक्स में जाते हो आप, ये आजकल नए चौंचले चले मल्टीप्लेक्स में कि टिकट बुक करते वक्त भी आप वहाँ के पॉपकॉर्न वगैरह बुक कर सकते हो, बराबर जो टिकट की वैल्यू में इंक्लूड रहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनो। मान लीजिए थिएटर है अजंता, बाजू वाला, बराबर है। अब मान लेते हैं कि मैं मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ, ओके, तुम सबको साथ में ले जा करके लेकर के चल रहा हूँ, मैंने कहा चलो भाई मूवी दिखाता हूँ तुम लोगों को, और तुम्हारे चौंसले बढ़ गए, सर पॉपकॉर्न तो खाएंगे वहां पे सर, और सर पॉपकॉर्न के साथ में सर स्वीट कॉर्न भी चाहिए सर, ये तो पिज्जा बर्गर भी खाएगी ये तो, बराबर है सर खाएंगे। तो अब ये सब चीजें हैं। अब सीधी सी बात है, डोमिनोज तो है नहीं वहां पर कि मैं मंगवा लूँ वहां पे फटाक से, तो वहां पे जो होगा वही खिलाना पड़ेगा मुझे। अब मेरे पास में 2 ऑप्शन है, क्या मैं टिकट खरीद लूँ खाली, और उसके बाद अंदर देख लेंगे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, वो लेकर के खा लेंगे वहां पर जो भी मिलेगा, वैसे इधर कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, वहां पे जैसे ही पहुंचे, टिकट 500 रुपए का एक था, मैंने ले लिया। वहां पे जाने के बाद कृषा, सर मैं पॉपकॉर्न खाऊंगी, मुझे क्या है वो कैरेमल वाला चाहिए सर, तो मैंने कहा ठीक है। अब इसके लिए 400 रुपए का पॉपकॉर्न का खर्चा करना पड़ा मुझे जबरदस्ती का। अब इस 400 रुपए पे जो जीएसटी लगेगा वो कौन सी रेट से लगेगा, टिकट की रेट है 18% और रेस्टोरेंट की जो रेट है वो है 5%, तो इसमें रेस्टोरेंट की रेट एप्लीकेबल होगी। कौन सी होगी, रेस्टोरेंट की रेट एप्लीकेबल होगी। बट अभिषेक जो है ना वो चतुर चंट चालाक था, वो मेरे ऑफिस में आया और ऑफिस में आके क्या बोले, सर देखो एक काम करते हैं, इन सब के तो 500 रुपये वाला टिकट ले लो सर, इनको लोग खुद अपना अपना पॉपकॉर्न लेकर के खाते रहो। सर मेरे लिए ना एक स्कीम है, 700 रुपये में टिकट ले लो सर, पॉपकॉर्न फ्री है अंदर, तो मेरे तो काम हो जाएगा उसमें, और मैं किसी को कुछ बोलूंगा भी नहीं कि आपने 700 वाला टिकट दिया मुझे। होते ना ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो उस केस में मैंने 700 रुपये का टिकट लिया, जिसमें अंदर जो रेस्टोरेंट के लिए जो खर्चा करना था वो ऑलरेडी इंक्लूड था, उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड था, बराबर है। तो उस केस में क्या करोगे, ये है आपके कंपोजिट सप्लाई, क्या हो गया, और प्रिंसिपल एलिमेंट क्या हो गया यहाँ पर, टिकट। मूवी देखने जा रहे हो कि पॉपकॉर्न खाने जा रहे थे वहां पर, बरा मूवी देखने जा रहे थे, तो उस केस के अंदर फिर यहाँ पर रेट कौन सी लगेगी, 18% की। समझ में आया। तो यहां पर ये जो प्रोविजन है वो यही है, क्या है, सप्लाई ऑफ फूड और बेवरेजेस इन अ सिनेमा हॉल इज टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विस एज लॉन्ग एज द फूड और बेवरेजेस आर सप्लाइड बाय वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ सर्विस सप्लाइड इंडिपेंडेंट ऑफ द सिनेमा एग्जीबिशन। दोनों होते हैं, साथ में भी मिलते हैं और अलग से भी मिलते हैं। Where the sale of cinema tickets and supply of food and beverages are clubbed together and such bundle supply satisfy the taste of composite supply, then entire supply will attract GST at the rate of applicable to service of exhibition of cinema, the principal supply। मतलब सिनेमा देखने के लिए जो टिकट खरीदा उसकी जो रेट होगी वही रेट यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगी। आपके आरटीपी के अंदर भी ये क्वेश्चन है, याद रखना बेटा। हाँ लास्ट क्वेश्चन ये है, ओके समझा, कोई डाउट, पक्का। चलो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे आगे, क्लेरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर हेल्ड इन ए सब्सिडरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। ये सीन क्या है जरा समझना, इधर देखो बेटा, ये एक सब्सिडरी कंपनी है, बराबर है, कंपनी का नाम है दिशा एंड कंपनी, बराबर है। ये मेरी एक कंपनी है एमजी प्राइवेट लिमिटेड, मैंने क्या किया, ये दिशा प्राइवेट लिमिटेड या सिर्फ लिमिटेड ही ले लेते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। मैंने क्या किया, इसके 51% शेयर अपने पास में ले लिए, खरीद लिए 51% शेयर। अब 51% शेयर खरीदने का मतलब क्या है, इसका कंट्रोल मेरे पास में, मैनेजमेंट मेरे पास में। अब यहाँ पर कुछ लोग पागल थे जो कुछ ज्यादा और स्मार्ट बन रहे थे जीएसटी डिपार्टमेंट में, उन्होंने क्या बोला, हो ये तो सप्लाई हो गई। तो हमने भी बोला सप्लाई कैसे हो गई, बोले गौड़ साहब 51% शेयर आपने लिए। मैंने कहा बोले वो तो हो गया कंसिडरेशन, और बदले में आप उनका मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आप सर्विस दे रहे हो उनको, उसके बदले आपको 51% शेयर मिले, तो ये तो सप्लाई हो गई, सप्लाई ऑफ सर्विस। कंसिडरेशन में क्या होता है, एनीथिंग इन रिटर्न, तो कंसिडरेशन भी हो गया, तो आपका तो बिजनेस ही है ये सब, तो इसको सप्लाई माना जाएगा। ये नहीं माना जाएगा, वो बावड़े पागल बेवकूफ लोग थे
क्यों थे, इधर ध्यान से सुनना। मैंने जब शेयर खरीदे तो फोगट में लिए थे क्या? कंसिडरेशन तो उसी टाइम दे दिया था मैंने। और अब अगर मैं मैनेजमेंट वगैरह देख रहा हूं तो उसके बदले कुछ थोड़ी ले रहा हूं मैं। तो याद रखना, होल्डिंग कंपनी अगर कोई शेयर होल्ड करती है और उसके बाद वो मैनेजमेंट वगैरह करती है सब्सिडरी कंपनी का, उसको सप्लाई नहीं माना जाता। दूसरा, शेयर जो होते हैं वो ना गुड्स होते हैं ना सर्विस होते हैं। बराबर है? तो इधर देखो, ये देखो, अब ये इंटर के बच्चों को पता है ये चीज, उन लोगों को नहीं पता। सोचो, होल्डिंग सिक्योरिटीज for the purpose of and controlling interest, it is not satisfy all the condition of section 7 of CGST Act. Share and securities, no goods, no service, no supply. ओके अब ये देखो, ये जो नोट्स है ना, आपको जो है आपके मॉड्यूल में जो सी इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट निकाले हैं सारे इसमें कवर है। ये 19 पेज में, वो अप्रोक्स 50 पेज में। ओके इसको उनको सिंप्लीफाई करके जो क्रश होता है, जो काम का आपके एग्जाम, खाली वही बनाया मैंने यहाँ पर। तो क्या आपका पूरा टाइम बचेगा इतना लंबा चौड़ा पढ़ने के लिए आपका, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों को पता मैं जो भी करता हूँ ज्यादा ही करता हूँ। चलो आ जाओ आगे। इस चैप्टर के बाद में नेक्स्ट आते हैं चार्जेज ऑफ जीएसटी। चार्जेज ऑफ जीएसटी में जो अमेंडमेंट है, आरसीएम पढ़ा आप लोगों ने? वेरी गुड। अब इधर देखना, ध्यान से सुनना। टैक्स ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर of a company's personal capacity, such as renting of immovable property to the company body corporate not payable under RCM। ध्यान से सुनना बेटा, हमने क्या पढ़ा था अब तक? आते हैं आरसीएम के अंदर डायरेक्टर की सर्विस पे। इतना कुछ लिखवा दिया मैंने। वाह यार महेश, तो ब्रिलियंट हो गया यार, तो इतना लिखवाता आजकल। वाह, सुधार हो गया तेरे में। चलो आओ इधर, खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। चलो अब समझो यहाँ पर, आजा बेटा जा। अब ये एक एक शीट लेते जाओ, आगे आगे पास करते जाओ बेटा। आसपास कितनी शांति है। जल्दी जल्दी ले लो बेटा। और बेटा एक एक शीट ही लेनी है, घर पे टिफिन के नीचे लगाने के लिए दो दो मत लेकर के जाना। इसमें क्यों? चलो, भाईजान ने कितनी ली? एक ली। मैं इसका नाम कभी नहीं भूलूंगा मैं। मैंने, कौन भव्य था, कौन था? तुम्हारी बुक तुम पढ़ रहे थे ना? आजा बेटा आजा, एक शीट दो उनको। ली? हाँ, तो भव्य जो है वो बुक पढ़ रहा था, उसके ऊपर लिखा था साहिल भाई। मैंने कहा तू तेरे नाम क्या के भाई क्यों लगा? बोले ये मेरी बुक नहीं है सर। मैंने कहा किसकी है? बोले साहिल की है। अच्छा चलो आ जाओ, शुरू करें हम। समझो इधर, ध्यान से सुनो। चार्जेस ऑफ जीएसटी में जो डायरेक्टर का केस मैंने आपको समझाया था, वो केस क्या था पहले उसको देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। वो केस कुछ इस तरह से था बेटा कि मान लो मैं डायरेक्टर हूं किसी कंपनी में, रिलायंस में हूं, ये रिलायंस लिमिटेड है। अगर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं रिलायंस कंपनी के अंदर, होल टाइम डायरेक्टर हूं या मैनेजर हूं, तो मैं जो सर्विस दे रहा हूं बदले में मुझे मैनेजियल रेम्यूनरेशन मिलता है, जो 192 अंडर सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस काटा जाता है उसका। ये जो टीडीएस करता है ये सैलरी माना जाता है एक तरह से, और ये नेगेटिव लिस्ट में आएगा शेड्यूल 3 के अंदर, इसको सप्लाई नहीं माना जाता है। राइट? पॉइंट नंबर 2, अगर मान लो मैं कंपनी में डायरेक्टर तो हूं बट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं। कौन हूं? मैं जो सर्विस दे रहा हूं उसके बदले मुझे सिटिंग फी वगैरह मिलती है, बराबर है, जिसमें 194 जे में टीडीएस कटता है, बराबर है।
और ये आरसीए में टैक्सेबल होती है। याद है, इतना मैंने करवाया। अब क्या हुआ, एक इशू खड़ा हो गया था। बट मैं कह रहा ना, के इशू तो फोकट के खड़े कर देते हैं। हुआ क्या, एक डायरेक्टर था, इंसिडेंस क्या था सुनना। एक कंपनी का एक डायरेक्टर था, उस कंपनी को कुछ सर्विसेज की जरूरत थी। तो डायरेक्टर ने बोला कि भाई मेरा एक दूसरा बिजनेस भी है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता, तो मेरा बिजनेस ही आपको सर्विस प्रोवाइड कर देगा। मतलब इन शॉर्ट वो सोल प्रोप्राइटर थी, तो बोले मैं ही वो सर्विस दे देता हूँ, बदले में मुझे कंसिडरेशन दे देना। बोले ठीक है। अब उस डायरेक्टर ने इंडिपेंडेंट लेवल पे कुछ सर्विसेज दी, बराबर है। सर्विसेज की कीमत थी मान लो 10 लाख रुपया। उसने क्या किया, इस पर जीएसटी कलेक्ट किया 1.8 लाख का, और ये जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, रिलायंस को तंग करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो आरसीए में टैक्सेबल है, लायबिलिटी तो तुम्हारी है। उसने जो पे किया हम उसकी लायबिलिटी मानते ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर अगर कोई सर्विस देता है कंपनी को तो वो आरसीए में एप्लीकेबल होता है। तब ये क्लेरिफिकेशन आया कि भाई डायरेक्टर वाली सर्विस देता है तो आरसीए में एप्लीकेबल होगा, अगर इंडिपेंडेंटली कोई दूसरी सर्विस देगा तो वो इस कैटेगरी में कवर नहीं होगी आरसीए में, वो नॉर्मल कैटेगरी में जाएगी। तो यहां पर देखो इन्होंने क्या दिया, only those services supplied by director of company या body corporate which are supplied by him as or in capacity of director of that company or body corporate shall be taxable under RCM in the hands of the company or body corporate। बराबर है। अब इधर देखना, एमजी एक डायरेक्टर है, रिलायंस है, सर्विस इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर तो आरसीएम लगेगा। बट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ये क्या है, नॉट इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, ये डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं है, ये इंडिविजुअल की कैपेसिटी में उसके, बराबर है। तो फिर इस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। बट मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट टू सीरियल नंबर 5AA। ये क्यों लिखा, इसका कारण क्या था, ध्यान से सुनना। हुआ क्या, सी इंस्टीट्यूट ने भी एक गलती कर दी यहाँ पर। उन्होंने ये अमेंडमेंट डाल तो दिया बट पूरा नहीं डाला। ये अमेंडमेंट एक्चुअली ये था रियल में कि भाई डायरेक्टर अगर अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कोई सर्विस दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को तो उस पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। और इन्होंने क्या लैंग्वेज यूज कर ली, सी इंस्टीट्यूट ने, इन्होंने लैंग्वेज यूज कर ली कि वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी पर रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो ये गलत हो सकता है। क्यों हो सकता है, रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पे देते हैं रजिस्टर्ड पर्सन को तो उस पर आरसीएम लगता है, तो दूसरी कैटेगरी में तो जा ही सकता है वो। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा बट सब्जेक्ट टू सीरियल नंबर 5AA। अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दी है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम में जाएगा, और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, कमर्शियल प्रॉपर्टी वगैरह है तो फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा। ओके, चलो, तो इंस्टीट्यूट की गलती हमने यहाँ पे ये लाइन लिख करके सुधार दी है ना। नेक्स्ट आते हैं आपके आगे के अमेंडमेंट। अमेंडमेंट इन द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज टैक्स ऑन विच इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय रिसिपिएंट। अब देखो ये जो मैं करवाने वाला हूं यहाँ पर एंट्री नंबर 5A दोनों को एक ही साथ एक चार्ट में कवर किया। मालूम तुमको एग्जामिशन में चार्ट करवाया था मैंने, थैंक यू काका, थैंक यू सो मच। चाय का बोला उनको, बोलना गुड़ वाली चाय बोली थी सर ने। क्या चाय आती है गुड़ वाली, सुबह सुबह वो भी। और सबसे ज्यादा स्वादिष्ट तो तब लगते जब चिड़ा चिड़ा करके पीते। किस किस को पसंद है गुड़ वाली चाय यहाँ पर, 1 2, नहीं ट्राई नहीं, पसंद है क्या, ठीक है पसंद है, 2 और 3 4, मतलब 4 लोगों को तो चिढ़ा सकता हूं मैं यहाँ पर। चलो समझो इधर बेटा, नाउ लिसन। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी एडमिन, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया था एग्जाम्पशन चैप्टर में। मैं यहाँ पे इसको वापस से करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम्पशन में भी अमेंडमेंट है वहां पे कवर नहीं करूंगा मैं। ओके, ध्यान से सुनना। हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कोई सर्विस देती है तो उसमें पात्रों वाली सर्विस याद आ रहा, पी का मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस, बराबर है, वो कवर होती है। काका कप में लेकर के बोलो, कप दे उसमें लेके आओ, दिख जाएगा पीछे से तुम्हारे को। आज तुम नहीं आती ना तो मैं सुपारी देने वाला था, मैंने कहा ना तो वो स्कैन करके शीट भेजी है, खुद भी नहीं आई है। चलो अब इधर देखो, पात्रों
पी बोले तो क्या है, पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस। पोस्टल डिपार्टमेंट में मैंने आपको करवाया था कि पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस में अगर इनलैंड लेटर है, एनवलप जिसका वजन किससे कम होना चाहिए, लेस देन 10 ग्राम्स, बराबर है, बुक पोस्ट है अगर, बराबर, ये आपके पोस्ट कार्ड है, उस केस में जीएसटी नहीं लगता, बाकी सब में लगता है, याद है। तो यहां पर इस केस के अंदर जीएसटी नहीं लगेगा, ये एग्जम्प्ट है। पोस्टल डिपार्टमेंट की बाकी सर्विस फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होती है। दूसरा पी के बाद में आता है, पी का पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया, एक का एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड सर्विसेज, बराबर है। तो इधर देखो, एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड सर्विस फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होती है। फिर आता है टी, टी का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस, जिसमें एंट्री नंबर 15 से लेकर के 21B तक एग्जम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर टैक्सेबल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सब्जेक्ट टू एंट्री नंबर 15 टू 21B। फिर उसके बाद में आता है आर का रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट, थैंक यू सो मच, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बराबर है। अब यहां पर ये क्या बोलता है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आम आदमी को तो देखो पीएटी वाली जो है वो टैक्सेबल होती है, उसके अलावा बाकी की कोई भी सर्विस आम आदमी के लिए टैक्सेबल नहीं होती। आम आदमी मतलब जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, बट बिजनेस के लिए यूज करते हैं तो टैक्स लगता है। तो इसमें याद रखना PAR, आर था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देता किसी बिजनेस एंटिटी को, तो याद रखना उस केस में ग्रोस अमाउंट अगर 5,000 से ज्यादा है तो ही टैक्स लगेगा, उससे कम है तो एग्जम्प्ट हो जाता है। इमरान हाशमी वाली एक एग्जम्पशन थी। तुमने मेमोरी टेक्निक देखी, क्रैश कोर्स वालों ने देखी मेमोरी टेक्निक, याद हुई। अब उसके अंदर जो मैंने चीजें कवर की थी वो ऑलरेडी पहले से ही कवर कर रहा था मैं लेक्चर के बीच में, ठीक है, वेरी गुड। अब इधर देखो, इमरान हाशमी वाली जो एग्जम्पशन है उसमें वो कवर होगी, और लेकिन अगर 5,000 से ज्यादा है तो फिर टैक्स लगेगा। बट टैक्स अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीए में लगेगा, रजिस्टर्ड नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। याद है, ये करवाया था मैंने। उसके बाद में आती है अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज में हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस ईयर का टर्न और बिजनेस एंटिटी का थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन से ज्यादा है तो ही टैक्स लगेगा। अगर और साथ में ये भी देखना 5,000 से भी ज्यादा हो तो आरसीए में टैक्स लगेगा। और अगर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन से कम है बिजनेस एंटिटी का टर्न और प्रीवियस ईयर का, तो जो भी सर्विस गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी उनको PAT और आर को छोड़ करके वो सब एग्जेम्प्ट होती है, राइट। तो सर इसमें अमेंडमेंट क्या, अमेंडमेंट ये कि ये PAT RO है ना, इसके अंदर एक और घुसा दिया उन्होंने, वो कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मतलब इंडियन रेलवे या रेलवे मिनिस्ट्री कोई सर्विस देता है, क्या देता है, इंडियन रेलवे या रेलवे मिनिस्ट्री कोई सर्विस देता है, वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगी, बट सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन। अब ये सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन उन्होंने लिखा नहीं है, ये भी सी इंस्टीट्यूट की गलती मान सकते हैं, अपन ने लिखा है, क्योंकि सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन क्यों लिखा है, रेलवे मिनिस्ट्री या इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस भी देता है, जिसमें जो सेकंड स्लीपर का टिकट होता है जनरल का होता है उसमें जीएसटी नहीं लगता है, बराबर है। तो याद रखना, अब इन्होंने क्या बोल दिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या रेलवे मिनिस्ट्री ये जो सर्विस देंगे वो भी टैक्सेबल होगी, उनको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, बराबर है, भले वो बिजनेस एंटिटी को दे या किसी इंडिविजुअल को दे। ओके, समझ में आया, बट सब्जेक्ट टू अदर एग्जम्पशन। तो ये अमेंडमेंट है, ये वाला लाइन। तो आपके अमेंडमेंट जो है तो ये है, ये अमेंडमेंट है, समझ में आया। ओके, हाँ बताओ क्या लिखा, लेस देन, अच्छा लिखा नहीं, वो लिखा होगा बॉक्स के नीचे दब गया होगा, ये लो, लेस देन 10 ग्राम्स। ओके, इसके नीचे, इसको नीचे खींचेंगे ना अपन तो दिख जाएगा। चलो चले, आ जाओ बेटा इधर। अब एक सर्विस है जो डिलीट कर दी गई आरसीए में से, वो सर्विस क्या है कि आउटसाइड इंडिया से इंडिया में कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं, बराबर है, तो उस पर पहले फ्रेट पे आरसीएम लगता था, जो मैंने आपको करवाया ही नहीं है, वो एंट्री ही नहीं करवाई मैंने आपको, क्यों, क्योंकि वो पहले से ही पता लग गया कि हटने वाली है, तो उसको हमने डिस्कस ही नहीं किया, ना किया है तो मगजमारी खत्म, टेंशन खत्म। ओके, तो इधर देखना, एंट्री नंबर 10 जो थी वो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में अगर कोई भी गुड्स आता था तो जो फ्रेट लगता था, उस फ्रेट पे अगर सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का, रिसिपेंट टैक्सेबल टेरिटरी का, तो उस वक्त आरसीएम लगा करता था, वो आरसीएम से हटा दी गई है। ओके, तो हमने इसको डिस्कस भी नहीं किया, पढ़ना भी नहीं है, दैट्स ऑल, खत्म बात। एक है आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर में, ई कॉमर्स ऑपरेटर
चलो कृषा बेटा एक बात बताओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर में कौन कौन से 4 केस कवर होते हैं? 9(5) में ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी होती है टैक्स पे करने की। उसमें 4 केस मैंने आपको इंटर में बताए थे, वो 4 केस कौन कौन से होते हैं? अकोमोडेशन हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, अभिषेक बोलो। हाँ तो बोलो। ओयो, तेरे को ओयो याद आएगा सबसे पहले। हाँ ओयो और जोमेटो। अब इसको बोलेगा कैसे? तो एग्जाम में एग्जाम्पल लिखेगा। ओयो के अंदर क्या है, अकोमोडेशन की सर्विस जो प्रोवाइड होती है वो। ओला के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस जो प्रोवाइड होती है वो। जोमेटो के अंदर रेस्टोरेंट की सर्विस, फूड एंड रेस्टोरेंट की सर्विसेज होगी वो। और अर्बन क्लैब के अंदर हाउसकीपिंग की सर्विसेज। नाम रख, याद रख इनके। अब इधर देखना बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे अमेंडमेंट क्या है? ओमनी बस है ना, ओमनी बस, वो पहले ओला के थ्रू जब बुक होती थी, टैक्स पे करने की लायबिलिटी ओला की होती थी। लेकिन अभी ओमनी बस को उस 9(5) में से बाहर कर दिया। अब टैक्स पे करने की लायबिलिटी ओरिजिनल सप्लायर की होगी अगर ओमनी बस बुक की गई है। ओमनी बस क्या होती है? ये मिनी बस टाइप होती है, जिसमें 15-18 लोग बैठ सकते हैं आराम से। बराबर है, ट्रेवलर टाइप नहीं होता, उस टाइप की बस समझ लो। ओके, तो इधर देखो, एक कंपनी है टूर एंड ट्रेवल्स, बराबर है, टूर ट्रेवल वर्ल्ड करके, एम लिमिटेड है कंपनी का नाम, ओरिजिनल सप्लायर है ये ओमनी बस की सर्विस देता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर ओला मान लो ये, और आप ये पैसेंजर ऑफ मिस्टर एक्स, ओरिजिनल रिसिपिएंट। आपने ओमनी बस बुक किया, आप लोगों को पिकनिक पे जाना था फैमिली के साथ में, तो 12-15 सीटर की बस चाहिए थी आपने। आपने ओला के थ्रू ओमनी बस बुक की। क्या बुक की? ओमनी बस बुक की ओला के थ्रू। इधर आ जाओ बेटा, इधर 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 बेटा, आ गया, आओ बेटा, आ गया। मैं जानता हूँ कदम बहुत भारी हो रहे हैं कि तुम्हारी फ्रेंड पीछे बैठी हुई है। यहाँ पे बैठो बेटा, इस जगह पे। प्रिया 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 के यहाँ पर आगे, हाँ यहाँ पर बेटा, इस जगह बस, यहाँ पर। ओके, कशिश तुमको वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो? तुम आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। धारा के यहाँ पे बैठना, यहाँ पे बैठ जाओ। गद्दी वद्दी मंगो, चलेगा? गद्दी वद्दी की जरूरत? शीट, अरे भाई शीट दो रहे तुम लोग कोई अपने, इसको तुम लोगों को नहीं भी मिले चलेगा, इसको मिलनी चाहिए। देखो ये अभिषेक दे रहा है। अभिषेक को मालूम है वैसे भी ये शीट मेरी किस काम की है। चलो इधर देखो, और कुछ चाहिए बेटा? दूसरी शीट भी दूं, दो दूं? टिफिन विपिन के नीचे लगाना हो तो। ए भाई, उसको दे वापस। किसकी है ये शीट? किसकी थी ये शीट, किसकी थी? उसको दे बेटा, बेटा धारा, वो वापस दो शीट, वो उस लड़की की लेकर के दी उसने। मैं मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए, होगी बात। चलो इधर देखो, अब जो ओला है, ओला के थ्रू क्या क्या तुम लोगों ने बुक किया मेरी ओमनी बस को। ओमनी बस जैसी बुक की तो जनरली टैक्स पे करने की लायबिलिटी ओला की होती है, बट यहाँ पे ओला की नहीं होगी। अगर ओमनी बस बुक कर रहे हो आप, ओमनी बस को 9(5) से बाहर कर दिया इन्होंने, तो उस केस में ओरिजिनल सप्लायर की ही लायबिलिटी होगी। तो इधर देखना, टैक्स लायबिलिटी ऑन एम लिमिटेड। तो यहाँ पे लिख लो, इन केस ऑफ omnibus transportation of passengers services provided by any person through e-commerce operator, then arrow करके लिखो, tax liability on original supplier, tax liability on original supplier।
ओके, चलें आ जाओ ना। इसके बाद आते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ा आप लोगों ने, बराबर है, बड़े प्यार से पढ़ाया भी था आपके प्रोफेसर ने आप लोगों को, बड़े प्यारे प्रोफेसर थे वो, जो आज विलेन बन करके खड़े हैं सबके साथ में। क्यों, देखो लास्ट डे बिना गाली खाए चला जाऊं तो अगला बेस बिगड़ जाएगा मेरा, और मुझे वैसे भी अभी 1-2 दिन में नया बैच शुरू करना है, तो थोड़ा कैरेक्टर में आना पड़ेगा ना गुस्से वाले में, बराबर है। प्रिया जी, आप 4 डाउट पूछो, 5 डाउट में मालूम चलेगा आपको। अब प्रिया जी आप ऐसी बातें बोलोगे तो फिर आदमी गुस्सा कहां से करेगा। चलो इधर देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल दिया था मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई में, आप लोगों को याद है या नहीं है पता नहीं, मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में, कि मान लो मुंबई से मैं दिल्ली माल भेज रहा हूं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा, याद है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई। वहां पे मैंने ये भी बताया था कि मूवमेंट सप्लायर करे या रिसिपिएंट करे, प्लेस ऑफ सप्लाई वही जगह होगी जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है। उसका एक एग्जांपल भी था मेरा खुद का, कि मैं बेंगलोर गया था, बेंगलोर से मैंने आईफोन खरीदा था, आईफोन खरीदा था, तो मैंने क्या वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था, मुंबई का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई माना गया। क्यों, क्योंकि वो मूवमेंट होगा, मैं बेंगलोर से उसको मुंबई लेकर के आऊंगा और यहीं पे कंज्यूम करूंगा। उसमें चेंज कर दिया इन्होंने। वो क्या बोल रहे हैं, ओवर द काउंटर अगर शॉपिंग हो रही है, ओवर द काउंटर मतलब किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हो, वहां पे जाकर के खरीद रहे हो और खरीद करके फिर उसको लेकर के आ रहे हो, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब आप खरीदोगे, जैसे बेंगलोर जाकर के मैंने फोन खरीदा, तो उसने मुझसे अपना एड्रेस पूछा, मैंने एड्रेस अगर उसको बताया कि भाई मैं मुंबई का रहने वाला हूं, मेरा जीएसटी नंबर दे दिया उसको, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई होगा। लेकिन अगर मैंने एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं बताया उसको, उसने सीधा फोन दिया, तो कॉमन सेंस की बात, प्लेस ऑफ सप्लाई फिर क्या होना चाहिए बेटा, सप्लायर की लोकेशन। उसको थोड़ी सपने आ रहे हैं तुम कहां थे, तुमने जब कुछ डिटेल ही नहीं दी, तो यहाँ पे वही क्लेरिफिकेशन दिया जबकि इसकी जरूरत नहीं थी, ये इंप्लाइड था प्रोविजन। तो ये देखो इधर क्या है, देर आर केसेस वेर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन जाए, अब मेरे केस में तो मैं रजिस्टर्ड था, मैंने अपना जैसे ही जीएसटी नंबर दिया ऑटोमेटिक पता लग गया मैं कहां का हूं, और प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई हो गया। लेकिन कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन जाकर के गुड्स परचेज करता है, जैसे अभिषेक है, अभिषेक दिल्ली गया, राजस्थान का रहने वाला है, दिल्ली गया, दिल्ली जाने के बाद इसको याद आता, अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड का तो बर्थडे है, बराबर, मैं तो भूल ही गया, अब जाऊंगा तो चीर फाड़ करेगी, तो बेटर कि एक आईफोन लेकर के जाता हूँ यहाँ से। वो दिल्ली में एक आईफोन खरीदता है, बराबर है, अपनी किडनी बेच करके। ओके, ये देखो देख भी रहा है कौन सी वाली बेची थी। अब वहां पे जाकर के एक आईफोन खरीदता है, अब वो आईफोन लेकर के आता है, अब ये तो अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है नहीं, तो होगा क्या कि सामने वाला बोलेगा आपका एड्रेस दो मुझे, तो ये एड्रेस देता है, तो क्या होता है इधर देखना, वेयर द एड्रेस ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन इज रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, उस इनवॉइस पे इसका एड्रेस अगर लिखा हुआ है, राजस्थान का रहने वाला, राजस्थान का एड्रेस लिखा हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान हो जाएगा जो इसका एड्रेस है। लेकिन अगर इसने एड्रेस दिया ही नहीं, बराबर है, बोले एड्रेस से क्या, तुझे क्या कोई कुंकू पत्री भेजनी घर पे शादी की है, नहीं देना मुझे एड्रेस, बोले मत दो, कल इसका नाम लिख दिया उसने, प्लेस ऑफ सप्लाई फिर दिल्ली, सप्लायर की लोकेशन हो गई, इम्प्लाइड है बताइए। ओके, कोई डाउट। अब इसके बाद में आते हैं क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई इन स्पेसिफाइड केसेस। एडवर्टीजमेंट सेक्टर, हाँ बेटा, वैसी कौन सा वाला है, रिमोट देखो किस बेंच में कहीं पे, क्या कहाँ पे पड़ा था, देखो बेंच पे है रिमोट, है बेटा, हाँ तो बेटा
यस, ये पर पसीने पसीने हो रहे हो, सब कुछ तो तुम्हारे पास में ही है। चलो ना, चले, इतना सुकून मिल रहा है आज मुझे, 3 बड़बोले लोग अलग अलग बैठे हुए। चलो ना, अब एक काम करो, अब यहां पर भव्य, ये प्रोविजन तुम रीड करो। क्या नाम, हाँ सॉरी, ऋषभ, मैंने पहले भी भव्य बोला था। ओके, यस यस, ऋषभ ऋषभ ऋषभ, यस, बोलो ऋषभ, ये वाला प्रोविजन रीड करो, ये क्या है मुझे समझाओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। In case of supply of services in respect of advertising sector issue, there may be a case wherein there is a supply sale of space or supply sale of rights to use the space on the hoarding structure immovable property belonging to the vendor to the client advertising company for display of the advertisement on the said hoarding slash structure. What will be the place of supply of services provided by the vendor to the advertising company in such case? ध्यान से समझो, ये 2 केस बताता हूं, तुम लोग पहले लॉजिक लगाओ और मुझे बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए। केस नंबर 1, मान लेते हैं कोई जगह है, जैसे एक घर की दीवार है, बराबर है, दूसरा एक बड़ा सा होर्डिंग है, लगाने की जगह है, होता है ना बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर लिखा रहता है कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए, वो सब ओके। तो बड़े होर्डिंग से कुछ घरों की दीवारें हैं जहाँ पे एडवर्टीजमेंट होता है। मैं गया उनके पास में और मैंने जाकर के उनको बोला कि आपकी ये जो जगह है ना, ये जगह मुझे भाड़े पे चाहिए। होर्डिंग्स आपके 10 होर्डिंग्स हैं, वो 10 होर्डिंग्स मुझे भाड़े पे चाहिए, वहां पे मैं जिसका भी चाहूं उसका एडवर्टीजमेंट करूं, बराबर है, 1 साल के लिए मुझे वो जगह भाड़े पे दे दो, होर्डिंग्स जहां पे लगते हैं वो जगह। आप लोगों ने वो जगह मुझे भाड़े पे दे दी, उसके बदले हर महीने में आपको 1 लाख रुपया देता हूं। अब मैं चाहूं तो वहां पे एडनोवेट का एडवर्टीजमेंट करूं, चाहूं तो किसी और का करूं, वो लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपसे नहीं करेंगे। आपसे तो वो जगह मैंने ले ली भाड़े पे। अब मुझे ये बताओ, जो सर्विस आप मुझे दे रहे हो, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज होगी या जनरल प्रोविजन में जाएगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी की होर्डिंग्स तो फिक्स है एक जगह पे, दीवार भी फिक्स है, आपने तो वो जगह मुझे भाड़े पे दी है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई कि जीएसटी डिपार्टमेंट का ये मानना था कि भाई महेश गौड़, तुमने वो जगह एडवर्टीजमेंट के लिए दी तो ये एडवर्टीजमेंट सर्विस में आएगा, कि ये लोग एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहे हैं तुम्हें, राइट। और ये लोग जब एडवर्टीजमेंट सर्विस तुमको दे रहे हैं तो उस केस के अंदर जनरल प्रोविजन लगेगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का कोई अलग प्रोविजन तो है नहीं, खाली एक गवर्नमेंट के लिए था 1214 जो गवर्नमेंट के लिए करते, बट आप लोग जो मैं एडनोवेट वगैरह के लिए करूंगा वो तो गवर्नमेंट है नहीं। तो हमने उनको बोला भाई मैंने इनसे एडवर्टीजमेंट नहीं करवाया है, मैंने उनसे वो जगह भाड़े पे ली है एक तरह से, जहां पे एडवर्टीजमेंट होगा, और वहां पे चाहूं तो मैं खुद का एडवर्टीजमेंट करूं, चाहूं तो दूसरों का करूं, उस एडवर्टीजमेंट का राइट तो मेरा है। आप लोगों का राइट है कि उस एडवर्टीजमेंट पे नहीं, होर्डिंग्स आप बनाओगे क्या, क्या वहां पे आप लगाओगे क्या? तो आप तो मुझे जगह दे रहे हो भाड़े पे, ये प्रोविजन 12(3) में जाएगा, किसमें जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज। अब इधर देखना, दूसरा केस, मैं आपके पास में आता हूं और मैं बोलता हूं जी एडवर्टीजमेंट करना है एक एडनोवेट का, या मेरा खुद का एडवर्टीजमेंट करना है, उसमें होर्डिंग्स आप बनाओगे, होर्डिंग्स आपके रहेंगे, आप बनाओगे एडनोवेट वगैरह सब लिख करके, मेरा नाम लिख करके, मेरा फोटो वोटो लगा करके, फिर आप उस होर्डिंग्स को वहां पे लगाओगे और उसका मैं आपको पैसा दूंगा। ये सर्विस जनरल में जाएगी, एडवर्टीजमेंट सर्विस में। यहाँ पे होर्डिंग्स पे राइट आपका है, आप ही को बनाना, आप ही को मगजमारी है सारी सारी, और आप ही को लगाना है, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो सिर्फ बोल दूंगा कि मेरा एडवर्टीजमेंट करवा, समझ में आया? तो दोनों ही केस में एडवर्टीजमेंट तो उसी जगह पे हो रहा है। पहले वाले केस में मैंने आपसे जगह ले ली वो भाड़े पे, दूसरे वाले केस में मैं आपको एडवर्टीजमेंट करने को दे रहा हूं, समझ में आया? तो दूसरा केस 12(2) में कवर होगा। अब आप ये वाला केस फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला जो केस है 12(2) वाला, दोनों देखो, इधर देखो, पहले फर्स्ट वाला, place of supply in case of supply of services in respect of advertising sector issue, there may be a case wherein there is supply of space or supply sale of right to use the space, वो जो स्पेस है उसका राइट यूज करने का दे रहे हो आप, यूज करने का राइट दे रहे हो
ऑन द होर्डिंग्स स्ट्रक्चर इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह बिलोंगिंग टू वेंडर्स to the client advertisement company for display their advertisement on the said hoarding structure. What will be the place of supply of service? तो इधर आ जाओ. The hoarding structure erected on the land should be considered as immovable structure or fixtures as it has been embedded in earth. 12(3)A applicable हो जाएगा. दूसरा इशू आता है another case where the advertising company wants to display its advertisement on hoardings, billboard at a specific location availing the service of vendors. मतलब मैं आपको दूंगा कि एडवर्टीजमेंट करो और आप फिर उस एडवर्टीजमेंट को डिस्प्ले करोगे, बराबर है. यहाँ पर तो आप डायरेक्ट मुझे एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहे हो. यहाँ पर ये किस में चली जाएगी? आपके 12(2) में जाएगी. ओके, समझ में आया? चलो, इसके बाद आपका नेक्स्ट अमेंडमेंट है एग्जम्पशन चैप्टर में से. तो देखो, एग्जम्पशन चैप्टर के अमेंडमेंट में मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं. एक एंट्री नंबर 19A, 19A, 19B, ये 3 एंट्री नंबर जो है आपके, ये मैंने करवाई थी. 19 होता है फ्रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एयर. बाय एयर जो गुड्स इंपोर्ट होता है उसका जो फ्रेट होता है वो एग्जम्प्ट होता है, वो अब टैक्सेबल हो गया, उसको डिलीट कर दिया गया है, बराबर है. वो टैक्सेबल होता है अभी, ठीक है. दूसरा 9 है फ्रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एयर, ये भी टैक्सेबल होगा. 19B है फ्रेट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल्स, ये भी एग्जम्प्ट होता था, ये भी टैक्सेबल होगा. तो ये तीनों टैक्सेबल है. एक बार आप देखो, आपके नोट में तो मैंने टैक्सेबल ही लिखवाया है, शायद नहीं लिखवाया, एग्जम्प्ट करवाया, तो उसको टैक्सेबल करो इन तीनों को. ओके, ये भी टैक्सेबल हो गया है. और 19C एग्जम्प्ट है. अब 19C में चेंज किया, इधर देखो, पहले ये वाला कर लो 3, फिर मैं बताता हूँ. ये 3 लिखो, ये 3 लिख लो, वहीं पे नोट्स में लिख लो, या तो अमेंडमेंट नोट्स में, या जहां पे आपके नोट्स आपने लिखे थे वहां पे, जहां पे टैक्सेबल लिखा वहां पे, सॉरी एग्जम्प्ट लिखा वहां पे टैक्सेबल कर दो काट करके. और प्रिया जी हो गया? चलो, अब इधर देखो बेटा, 19C में सर क्या अमेंडमेंट है? 19C जो है वो कुछ इस तरह से बेटा कि यहां पर लिखा था सैटेलाइट लॉन्च सर्विस सप्लाइड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, दूसरा था अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और तीसरा था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. वहां पर मैंने आपको क्या करवा दिया, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये भी लिखवा दिया था, बराबर. तो वो ऑलरेडी अमेंडेड ही था. यहाँ पे इन्होंने क्या, उनके नाम कट कर दिए. कट करने का मतलब क्या हो गया कि सैटेलाइट लॉन्च सर्विस अब कोई भी दे एग्जम्प्ट है. तो हमने अदर बॉडीज भी लिख दिया तो ऑटोमेटिक कवर हो गया. मैंने क्या लिखवाया तुम लोगों को? नहीं लिखवाया, एटसेट्रा लिखवाया ना, बात वही होगी ना. इन 3 के आगे एटसेट्रा लिखवाया तो मतलब कोई भी हो. ओके, ठीक है ना. नेक्स्ट आते हैं फिर एंट्री नंबर 6, 7, 8, 9. ये जो है ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया अभी चार्ट में, रेलवे मिनिस्ट्री वाला. ओके, आरसीएम के टाइम पे ना. एक नई एग्जाम्शन आई है बेटा 3B. ये जो नई एग्जाम्शन 3B है वो क्या है? गवर्नमेंटल अथॉरिटी अगर कोई सर्विस दे रही है, कौन दे रही है? अब इधर देखो, अभी आपने देखा होगा कोविड के टाइम में सैनिटाइजेशन वगैरह की सर्विस देती थी गवर्नमेंटल अथॉरिटी. जनरली गवर्नमेंटल अथॉरिटी कौन सी सर्विस देती है? 243W, 243G की, जो एंट्री नंबर 4 और 5 में एग्जम्प्ट होती है. ओके, धर्मेंद्र वाली और इरफान खान वाली, पठान खान. ओके, ये 2 सर्विसेज है जो एग्जम्प्ट होती थी. अभी उन्होंने क्या कर दिया, 3B और निकाल दी. ये 3B क्या है इधर देखना, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं
4 और 5 क्या थी? गवर्नमेंटल अथॉरिटी आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके, फिर एक एंट्री थी 3 एंड 3A, मालूम है? उसमें आप गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को सर्विस देते थे। किसको देते थे? लोकल अथॉरिटी को। वो एग्जाम होती थी। 3 बोलता था प्योर सर्विस, 3A बोलता था कि अगर गुड्स की वैल्यू 25% या उससे कम है तो एग्जाम होती थी, राइट? अभी एक 3B और डाल दिया इन्होंने। ये 3B डालना जरूरी था। क्यों जरूरी था? इधर देखना, एक को रिलेशन बताता हूँ। एक बहुत बड़ा ब्लंडर था ये, जब एंट्री आई थी तभी मैंने बोला था कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है गवर्नमेंट से। ये अमेंडमेंट डाल करके सुधारा उन्होंने। कैसे सुधारा? इधर देखना, ये क्या बोलते हैं, इधर देखो, ये गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, और ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी है। ओके, इन्होंने बोला गवर्नमेंटल अथॉरिटी अगर 243W की सर्विस देती है या 243G की सर्विस देती है तो एग्जम्प्ट होगा। मतलब इसमें क्या आ गया? बस स्टैंड वगैरह बनाना, ड्रेनेज सिस्टम सही करना, वो सब चीजें, राइट? सोशल डेवलपमेंट, वेलफेयर वगैरह की वो सर्विसेज। फिर उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई आदमी गवर्नमेंट को 243W या 243G की सर्विस देता है, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को, वो एंट्री नंबर 3 और 3A में एग्जाम्प्ट होगी। अब एक बात बताओ, ये सर्विस प्रोवाइड करने का काम तो गवर्नमेंटल अथॉरिटी का है। गवर्नमेंटल अथॉरिटी प्रोवाइड करी ये सर्विस, तो मेन तो मुझे इनको सर्विस देनी पड़ेगी। इनके कहने पे बस डिपो वगैरह बनाने पड़ेंगे, बराबर है? इनके कहने पे मुझे सैनिटाइजेशन वगैरह करना पड़ेगा, इनके कहने पे मुझे वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे जो सर्विस देनी है वो तो इनको देनी है। तो मैं इनको दूंगा तो टैक्स लगेगा, बट ये आगे देंगे तो एग्जम्प्ट है। तो मतलब ही नहीं रहा कुछ। तब गवर्नमेंट ने 3B निकाली, और 3B में ये बोला गया कि मैं गवर्नमेंटल अथॉरिटी को जो सर्विस दूंगा वो भी एग्जम्प्ट है। और वो इन्होंने क्या किया, इधर देखो, किन किन को कवर किया। मैं अगर वाटर सप्लाई करता हूँ गवर्नमेंटल अथॉरिटी को, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड सर्विस देता हूँ, सैनिटाइजेशन की सर्विस देता हूँ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी की देता हूँ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की देता हूँ, सब इंप्रूवमेंट की देता हूँ, वो सारी की सारी क्या होगी आपके? एग्जाम्प्ट होगी। ओके, बट याद रखना यहाँ पे रिसिपेंट कौन होगा? गवर्नमेंटल अथॉरिटी, ना कि गवर्नमेंट। ओके, चलो, है जमीन आसमान का है। गाय और भैंस में जितना डिफरेंस होता है उससे बड़ा डिफरेंस इनमें है। चलो, अब आते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है, इधर देखना। ये एक्चुअली वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इसका मेन इंपैक्ट टाइम ऑफ सप्लाई में आएगा, बराबर? तो यूं वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई। चलो, चलो समझाओ। अब इधर देखना बेटा, मान लीजिए मैं एक पर्सन हूं, मिस्टर है, केस को समझ लो। मैं आपको कोई गुड सप्लाई कर रहा हूँ। क्या सप्लाई कर रहा हूँ? जो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है। टाइम ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है आपका? डी और आई, विच एवर इज अर्लियर। यही है? पी कहीं पे भी है इसमें? नहीं। ओके, यहाँ का अमेंडमेंट क्या है, याद रखना, एक्शनेबल क्लेम जो है वो गुड्स होता है। अब ऑनलाइन मनी गेमिंग जो है वो एक्शनेबल क्लेम में चला गया, उस पर जीएसटी भी लगेगा। उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई जो है उसमें पेमेंट जो है उसको भी कंसिडर किया गया है। तो याद रखना, ऑनलाइन मनी गेमिंग जो होगा, क्या होगा? ऑनलाइन मनी गेमिंग, उसको लेकर के था कि वो एडवांस में पेमेंट करेगा तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो ये समझ लो कि यहां पर ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में, ऑनलाइन मनी गेमिंग, उसमें डी और आई और पी, विच एवर इज अर्लियर होगा टाइम ऑफ सप्लाई। अब आपको यहाँ पे एक चीज और भी समझानी जरूरी है मुझे। एक बच्ची थी जो काफी कंफ्यूज हो गई थी। ये कंफ्यूजन आपको भी होगा। बच्ची ने क्या किया, आईसीआई का मॉड्यूल रेफर कर लिया टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, बराबर, जो उसको नहीं करना था।
मैंने आपको क्या बोला, आईसीए के मॉड्यूल से क्या करना, खाली एग्जाम्पल और क्वेश्चन सॉल्व करने, पढ़ना नहीं है। उस मॉड्यूल को पूरा जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, जितना उसको सिंप्लीफाई करके निकाल करके लिखवाना था वो मैं कर चुका हूँ। मॉड्यूल पढ़ने से गड़बड़ क्या होगी उस बच्चे के, इधर देखो वो मैं आपको भी बताता हूँ, आप ना कर लो। बट ये यार मॉड्यूल ओपन कैसे होगा, ये तो नया सॉफ्टवेयर लग रहा है यहाँ पर। चलो मैं यूं ही बता देता हूँ। आईसीएआई के मॉड्यूल में फॉर्मूला लिखा है DIP विच एवर इज अर्लियर, गुड्स का। फिर उन्होंने नीचे क्या क्या एक प्रोविजो दिया जिसमें लिखा कि जो नोटिफिकेशन आया था 66 2017 में, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एडवांस पेमेंट पे टैक्स नहीं लगेगा गुड्स के केस में। अब एडवांस पेमेंट पे टैक्स नहीं लगेगा तो पी का तो रिलेवेंट ही नहीं रहा, तो बराबर है। तो बचा क्या, डी और आई। तो हमने वही पढ़ा, डी और आई। अब हुआ क्या, उस बच्ची ने वो देख लिया और वो वहां पे कंफ्यूज हो गई। उसको लगा सर ने तो DI लिखवाया, यहाँ पे तो DIP भी है, पेमेंट को भी कंसिडर कर रहा है। अब यहाँ पे गलती से इंस्टीट्यूट की भी नहीं निकाल सकते क्योंकि वो तो एक्ट से उठा करके डाल देता है। और एक्ट कैसा होता है, जो प्रोविजन एक्ट में दिया वो वैसे रखेगा, फिर उसमें जो चेंज है वो नीचे लिखता हुआ कि उनमें फिर ये चेंज हो चुके हैं अभी तक, और वैसा उन्होंने कर दिया। आप याद रखना, गुड्स के केस में DI विच एवर इज अर्लियर ही होगा। खाली अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग का केस हो तो DIP विच एवर इज अर्लियर होगा। समझ में आया? तो आपके नोट्स जो टाइम ऑफ सप्लाई के वहां पे भी आप देखो, मैंने यूं करवाया था। इधर देखो मैं बता देता हूँ, आपके नोट्स में आपने कुछ इस तरह से लिखा है। नोट्स ओपन ही कर देता हूँ मैं आपको, ये देखो। ये लो, ये है आपके नोट्स। टाइम ऑफ सप्लाई में मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रेगुलर और कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन के यहाँ पे लिख दो ऑब्लिक ऑनलाइन मनी गेमिंग, बस ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑटोमेटिक DIP विच एवर इज अर्लियर हो गया। समझ में आया? का चलो, हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, मगर हम मिलेंगे। और नहीं आएगी यार, तुमने क्या बोला बाद में आऊंगी? हाँ, चलो इधर देखो नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन चैप्टर। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में काफी अमेंडमेंट्स आए हैं बेटा। तो इनमें ऑलमोस्ट अमेंडमेंट मैंने आपको लेक्चर के बीच बीच में ही करवाए हैं, बट फिर भी कुछ अमेंडमेंट्स है जो मैं बता दूं, कुछ काम के कुछ काम के नहीं है। ओके, तो सबसे पहले ये वाला अमेंडमेंट आ जाओ, रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसिस, बराबर है, डन अवे विद अमेंडेड द रूल 25 सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, इसको रीड करो बेटा यहां से यहां तक का। श्रुति जी कैसे हो? बिल्कुल सर। वेरी गुड। चले, चलो समझो इधर ध्यान से, एक रियल इंसिडेंस बताता हूँ।
मेरी एक पार्टनर है, उसको अपना एक नए बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना था अलग से। तो उसने क्या किया, उसका एक घर है दहीसर मिनी नगर में, उसने उसी के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाना बेटर समझा। अब वो घर जनरली बंद रहता था, तो उन्होंने क्या किया कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, वहाँ पर अप्लाई करके एड्रेस डाल दिया मिनी नगर का। फिजिकल वेरिफिकेशन वाला आ गया, क्योंकि जब रिस्क पैरामीटर मैच नहीं होते तो वो लोग आते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन वाला आया तो घर बंद था तो उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब वो वेरिफिकेशन के लिए आए तब एप्लीकेंट का वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है। उस टाइम पर हमने बोला कि भाई ये चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि भाई एप्लीकेंट को आप बोल करके आते हो क्या कल हम 2 बजे आएंगे 2:30 बजे आएंगे, तो घर पे रहे। नहीं तो हो सकता है वो अपने बिजनेस काम से कहीं दूर गया हो, बिजनेस मीटिंग हो सकता है 2 दिन के लिए बिजनेस टूर पे गया हुआ हो, और पीछे से आप आए तो बंद मिला उसको घर। गलत चीज़ है। तब गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट निकाला कि फिजिकल वेरिफिकेशन जब भी जीएसटी डिपार्टमेंट वाले करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो एप्लीकेंट का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। वो आसपास के लोगों से पूछताछ कर सकते हैं, उसकी प्रेमाइसेस वगैरह को देख सकते हैं, उनके एम्प्लॉय से बात कर सकते हैं, बट जो एप्लीकेंट है उसका मेन एप्लीकेंट का वहां पर होना जरूरी नहीं है। ये अमेंडमेंट है। तो ये जो लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन, वो कट कर दिया गया है, अब उसकी जरूरत नहीं रही। ओके, समझ में आया? बस इतना ही काम का है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है जो फर्निशिंग द बैंक अकाउंट डिटेल, रूल 10A। इधर देखो रूल 10A क्या बोलता है। मैंने आपको क्या बोला था, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते तो REG01 के फॉर्म के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। जब आप पार्ट ए में डिटेल अपलोड करते हैं आपका, उसके बाद में पार्ट बी एक TRN नंबर जनरेट होता है, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, उसकी हेल्प से आप पार्ट बी फिल करते हैं। पार्ट बी जब आप फिल करते हो तो बैंक डिटेल देनी पड़ती है। अब आपके पास में पहला ऑप्शन तो ये है कि आप बैंक डिटेल दे दो, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अभी मत दो बैंक डिटेल, आप अभी बैंक डिटेल्स मत दो। तो सर कब देंगे बैंक डिटेल्स हम? आप बैंक डिटेल बाद में भी दे सकते हो रजिस्ट्रेशन के, बट कब तक देना होता है इधर देखो, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वहां से 30 डेज के अंदर अंदर, और फर्स्ट टाइम जब आप GSTR 1 फाइल करते हो, क्या करते हो 1, या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पे अमेंडमेंट क्या है, ये डेट पहले थी 45 डेज, और GSTR 1 और IFF की जगह था GSTR 3B जो फाइल करते हो विच एवर इज अर्लियर। तो अमेंडमेंट देखो यहाँ पे 45 डेज कट होकर के 30 हो गया, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। दूसरा द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न विच एवर इज अर्लियर की जगह फर्निशिंग रिटर्न मतलब 3B, उसकी जगह क्या हो गया बिफोर फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म GSTR 1 और यूजिंग IFF विच एवर इज अर्लियर। समझ में आया? ओके, एक और अमेंडमेंट है आपको मालूम है डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, बराबर है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। इधर देखो, आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया था, तो सेक्शन 29(2) में 6 मंथ्स तक अगर आप लगातार अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। 6 महीने तक आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, या QRMP स्कीम में हो तो पिछले 2 टैक्स पीरियड का आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, बराबर है। या कंपोजिशन स्कीम में हो अगर आप, तो ड्यू डेट के बाद 3 महीने तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन रिटर्न फाइल नहीं किया, तो डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। ओके, अब जैसे कैंसिल कर दिया, हियरिंग का मौका तो दिया ही था आपको, कैंसिल हो गया। कैंसिल हुआ आपका मान लो 10 अक्टूबर को 2023 को, बोला भाई टाटा बाय बाय, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। अब आप क्या करते हो, अपनी गलती का एहसास होता है आपको लगता है गड़बड़ हो जाएगी, आप फटाफट भागे भागे जाते हो CA के पास में, बोलते भाई मेरे रिटर्न फाइल करो, आप पिछले सारे रिटर्न फाइल कर देते हो। तो आपने अपनी गलती सुधार ली, सुधारने के बाद आप क्या करते हो, रिवोकेशन के लिए अप्लाई करते हो, बराबर, कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे वापस दे दिया जाए। तो या तो नया लो या पुराना लोगे तो एक्सपीरियंस होल्डर काउंट हो गए, तो आप अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर वापस मांगते हो, उसको बोलते हैं रिवोकेशन। कि जो कैंसिलेशन हो वो रिवोक होना, कैंसिलेशन।
तो आपका रजिस्ट्रेशन वो वापस दिया जाता है, बट उसकी टाइम लिमिट होती है कि कितने टाइम में आपको अप्लाई कर देना कैंसिलेशन से। उसमें अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट क्या आया इधर देखना बेटा, ध्यान से सुनो। पहले क्या था बिफोर अमेंडमेंट, अगर मान लो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया 1 अक्टूबर को, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब 31 अक्टूबर तक मैं रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर दूंगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन, मैंने सारी कंडीशन पूरी कर ली है, मैंने अपने रिटर्न फाइल कर दिए, प्लीज मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे वापस दे दो। अगर मान लो वो 30 दिन निकल गए, तो मैं आगे के 30 दिन एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर से परमिशन लेकर के एक्सटेंशन ले लूंगा फर्दर 30 डेज की, उनमें अप्लाई कर दूं रिवोकेशन के लिए, बराबर है। या वो टाइम लिमिट भी निकल गई तो कमिश्नर के पास राइट होता था कि मैं और 30 दिन का एक्सटेंशन लेकर के रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर दूं, बट एक वैलिड रीजन मुझे देना पड़ेगा कि क्यों मैंने डिले किया रिवोकेशन में। समझ में आया? अब इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ, सीधा उन्होंने बोल दिया 90 डेज तक किसी के ताऊजी से भी आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने कैंसिल किया, आपको ऑर्डर मिल गया, उसके 90 डेज तक आप कभी भी रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे तो इधर देखो, कुल मिलाकर के 90 डेज थे, भीख मांग मांग करके 2 बार भीख मांगनी पड़ी थी, एक बार एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर से 30 दिन की, एक बार कमिश्नर से। इन्होंने सीधा बोल दिया गवर्नमेंट ने, इस बार 90 दिन डायरेक्ट आपका हक दे रहे हैं, हम भीख मांगने की जरूरत नहीं। फिर भी हमने बोला सर मान लीजिए 90 दिन में नहीं होता तो कुछ भीख वीक में कुछ और मिलेगा। बोले बिल्कुल मिलेगा। बोले कितना मिलेगा? बोले 180 डेज। ओके, और ये 180 डेज की भीख हमको कौन दे सकता है? नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर, मतलब एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर या उसके ऊपर के रैंक के ऑफिसर। ओके, मतलब कमिश्नर वगैरह, समझा? तो इधर देखो, अभी तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब कभी भी रिवोकेशन के लिए अप्लाई करोगे 90 डेज में कर सकते हो, जिस दिन कैंसिलेशन का ऑर्डर आपको मिला वहां से 90 डेज में फर्दर 180 डेज की एक्सटेंशन मिल सकती है। ओके, समझ में आया? कोई डाउट ना? अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करवाया मैंने वैसे ये भी आपको, बट इसका प्रोसेस करवाना बाकी है। मालूम है एक चीज मैंने आपको बताई थी पढ़ाते वक्त, रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मालूम है सेक्शन 24 पढ़ा हमने। 24 देखो ना एक बार, 24 मैंने लिखवाया, रीड करो एक बार 24। खासतौर से ई कॉमर्स ऑपरेटर रीड करना उसमें, ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। मैंने बोला 24 रीड करो, उसका कॉन्फिडेंस अब याद है, पता है नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी याद है तुम्हारे को। रजिस्ट्रेशन का बोल रहा हूँ बेटा। चले चले बेटा, इधर आओ, ध्यान से सुनो। हमने पढ़ा था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर मैं सर्विस देता हूं तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने के बाद मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड सप्लाई करता हूं तो मेरा रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इंटरेस्टेड सप्लाई भी पॉसिबल है। लेकिन फिर एक अमेंडमेंट आता है कि अगर कोई भी पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इंटरेस्टेड सप्लाई करता है, क्या करता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बराबर है? ओके, लिखवाया था ये मैंने। अब उसका प्रोसीजर क्या होता है वो मुझे समझाना है। इधर ध्यान से सुनो। मान लो मैं ये प्रोडक्ट में डील करता हूं और मैं सिर्फ महाराष्ट्र में ये प्रोडक्ट बेचता हूं और मुझे ई कॉमर्स ऑपरेटर पे अपना ये प्रोडक्ट लिस्ट करवाना है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर 1, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट है, यस, तब तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा मुझे। पर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड।
अब मुझे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करना है, तो बट इन केस वेयर टोटल सप्लाई अप्रोचेस द थ्रेशोल्ड लिमिट इट वुड बी फ्लैग्ड टू द सप्लायर टू टेक रजिस्ट्रेशन। ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा, अपने जो डिटेल होती है ना, अपना पैन नंबर, पहला अपना पैन नंबर, दूसरा अपना एड्रेस, कहां से मैं बिजनेस ऑपरेट करता हूं, मुंबई, बराबर, तीसरा किस स्टेट में मैं सप्लाई करने वाला हूं, महाराष्ट्र, इनकी डिटेल अपलोड करूंगा मैं कॉमन पोर्टल पे। अपलोड करने के बाद में मुझे एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। हर एनरोलमेंट नंबर एक पर्टिकुलर स्टेट का होता है, वो एनरोलमेंट नंबर महाराष्ट्र स्टेट का होगा। वो एनरोलमेंट नंबर में क्या करूंगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर को दूंगा। जैसे अमेजोन के थ्रू बेच रहा हूँ तो अमेजोन को मैं वो एनरोलमेंट नंबर दे दूंगा कि देख भाई ये मेरा एनरोलमेंट नंबर है, मैं अपना प्रोडक्ट लिस्ट करवाना चाहता हूँ और मैं सिर्फ महाराष्ट्र में सप्लाई करूंगा। तो उस केस में ध्यान से सुनना, उस केस में अमेजोन मुझे लिस्ट कर लेगा, मेरा प्रोडक्ट लिस्ट कर देगा अपने पोर्टल पे। अब मैं सप्लाई कर रहा हूं, तो जब भी मैं सप्लाई करूंगा मुझे पैन कार्ड की डिटेल देनी जरूरी है। क्यों? ताकि गवर्नमेंट को ये पता लग सके कि मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कब हो रहा है। अब जैसे मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किए जा रहा हूं और अप्रोक्स मान लो 18 लाख रुपए तक की सप्लाई कर दी मैंने, या थ्रेशोल्ड लिमिट के करीब पहुंच गया, मान लो लिमिट 20 लाख है, 18-19 लाख तक की पहुंच गया मैं। अब मैं कभी भी 20 लाख क्रॉस कर सकता हूं, तो मुझे एक फ्लैग मिलेगा। वो फ्लैग एक हिंट होता है कि अब आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, अब आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो मैंने मोदी जी को बोला 20 लाख क्रॉस थोड़ी हुआ अभी, बोले तब भी करवा लो, फ्लैग मिल गया ना, रजिस्ट्रेशन करवा लो। हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, हम आपसे जीएसटी नहीं लेंगे जब तक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होगी, बट रजिस्ट्रेशन ले लो। तो मान लो थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है, 19 लाख के बाद मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसके बाद भी 1 लाख रुपए तक मुझे किसी से जीएसटी ना तो कलेक्ट करना ना गवर्नमेंट को देना है। जैसे 1 लाख का टर्नओवर और क्रॉस हो गया तो अब मेरा 20 लाख क्रॉस हो गया, अब जीएसटी चार्ज होगा, अब मैं चार्ज करूंगा और अब मैं दूंगा। ये जो 1 लाख रुपया है जब थ्रेशोल्ड लिमिट तक पहुंचा, ये वाले 1 लाख रुपए पे ना तो टीसीएस कटेगा ना ही मुझे किसी से जीएसटी लेना है। तो इधर देखो ये प्रोसीजर क्या है, बट इन केस वेयर द टोटल सप्लाई approaches the threshold limit, it would be flagged to supplier to take registration. Points to be noted: supplier would not be required to pay tax up to supply applicable threshold limit. ये क्या बोलना चाहता है, महेश गुड जो सप्लायर है उसने भले रजिस्ट्रेशन ले लिया क्योंकि फ्लैग मिल गया था उसको, बट जब तक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होगी उसको कोई टैक्स चार्ज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब अमेजोन वुड नॉट बी डिडक्ट टीसीएस टिल द सप्लाई क्रॉस थ्रेशोल्ड लिमिट। तो ये जो 1 लाख है, थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख पकड़ी, 19 लाख पे फ्लैग मिल गया था मुझे, अब ये जो 1 लाख 20 लाख क्रॉस होगा तब तक का जो है अमाउंट है, इस पे ना तो टीसीएस कटेगा और ना ही मुझे किसी से टैक्स चार्ज करना है, इसके बाद करना होगा। कंडीशन क्या है, अगर मुझे इंटरेस्टेड सप्लाई करनी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिना रजिस्ट्रेशन के, तो क्या कंडीशन है, नॉट मेक एनी इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स, में इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं कर सकता और एक से ज्यादा स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकता। ओके ना, फिर सप्लाई करने से मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा पैन नंबर, मेरा एड्रेस और मेरा स्टेट वगैरह। आफ्टर वैलिडेशन ग्रांटेड एनरोलमेंट नंबर, गवर्नमेंट मुझे एक एनरोलमेंट नंबर देगी जो हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो मेरे को एनरोलमेंट नंबर महाराष्ट्र का मिला, मैं महाराष्ट्र के अलावा कहीं पे भी सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, अमेजोन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। विदाउट एनरोलमेंट नंबर नो सप्लाई कैन, विदाउट एनरोलमेंट सप्लाई कैन नॉट बी मेड। ये एन और ये नो नहीं है, ये एन और नंबर है बेटा, ये विदाउट एनरोलमेंट नंबर, ठीक है ना। अब इधर देखो, वेयर सप्लाई subsequently generated registration, the enrollment number shall cease to be valid from the effective date of registration। जिस दिन मैंने रजिस्ट्रेशन लिया ऑटोमेटिक मेरा एनरोलमेंट नंबर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हो चुका हूं, अब उसकी जरूरत नहीं है मुझे। ओके चलो, प्रोसीजर फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या क्या काम करने होंगे इसके लिए, मतलब अमेजोन मेरा प्रोडक्ट में लिस्ट करवा रहा हूँ, मैं कौन अनरजिस्टर्ड पर्सन, किस पे लिस्ट करवा रहा हूँ, अमेजोन पे। तो अमेजोन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो देखो, ई कॉमर्स ऑपरेटर शेल अलाउ द सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली इफ एनरोलमेंट नंबर हैज बीन अलॉटेड। गवर्नमेंट क्या बोलती है, देख अमेजोन महेश गुड तेरे यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा है, वो अनरजिस्टर्ड है ना, तो जब तक उसके पास एनरोलमेंट नंबर ना हो तब तक उसकी सप्लाई नहीं होनी चाहिए तेरे थ्रू। दूसरा, शेल नॉट अलाउ एनी इंटरेस्टेड सप्लाई, महेश गुड को तो इंटरेस्टेड सप्लाई अलाउ नहीं करेगा, एनरोलमेंट नंबर महाराष्ट्र का, सिर्फ महाराष्ट्र में सप्लाई करेगा वो।
शेल नॉट कलेक्ट टीसीएस, तो उससे टीसीएस नहीं लेगा। दूसरा, शेल फर्निश डिटेल्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड थ्रू इट बाय सेड पर्सन इन जीएसटी आर 8, और वो जो सप्लाई करा हो तो जीएसटी रेट में दिखाएगा, ताकि हमको पता लगे कब उसका टर्न और थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो सकता है, उसका एक आइडिया लग जाए, ताकि हम टाइम पर फ्लैग इशू कर दे उसको। ओके, कोई डाउट? चले, एक बार वो फ्लो चार्ट आप रीड कर लो, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला, अभी जो आपने किया है ना, खाली वो वाला चार्ट पूरा रीड कर लो एक बार। हाँ बेटा, गवर्नमेंट में खाली गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी में गवर्नमेंटल भी होता है और साथ में अथॉरिटी भी लगाया जाता है। बेटा, गवर्नमेंट क्या होती है? जो सरकार जीत करके पहुंची है, बराबर। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आप उनको गवर्नमेंटल अथॉरिटी थोड़ी बोल सकते हो, वो सरकार है, उनके पास अलग राइट होते हैं। गवर्नमेंटल अथॉरिटी अलग होती है, जिनका काम सिर्फ 243W 243G की देखभाल करना है, कि सोशल डेवलपमेंट और वेलफेयर, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम करने का काम दिया जाता है उनको, खाली वो एक अथॉरिटी होती है। गवर्नमेंट, कंपनी गवर्नमेंट एक ही होती है क्या? लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एक ही होती है? सेम वैसे गवर्नमेंटल अथॉरिटी भी अलग होती है। इसका काम क्या होता है? 243W 243G में जो सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उन सबको करने का काम होता है। एग्जाम्पल तो अपने महाराष्ट्र के अंदर कोई भी हो सकता है, किसी को भी दे सकते हैं। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको गवर्नमेंटल अथॉरिटी का दर्जा दे दिया कि आपको ये काम करना है, बीएमसी लोकल अथॉरिटी में आती है। ओके, समझ में आया? तो रीड करो फ्लो चार्ट, डाउट है उसमें, डाउट पूछो मुझे। वैसे परसों पार्टी में मज़ा आ गया था, कितने तरह के आइटम थे अपने, पापड़ा था, जलेबी थी, प्याज की कचौरी थी, मिर्ची वड़ा था, और अपने ये मावे की कचौरी थी, चाय थी, कॉफ़ी था, गुड़ की चाय भी थी, बराबर है। हैं? क्या हुआ? बेटा तेरे हिस्से का निकाला था मैंने, साइड में यूं करके, वो पानी से यूं यूं करके, जो हाथ जोड़ करके निकालते ना, गऊ ग्रास, वैसे मैंने बेल ग्रास निकाला था उस दिन। पता ना गऊ ग्रास होता है, गाय की रोटी, वैसे इसके लिए मुझे बेल ग्रास निकालना पड़ता है। चलो, हो गया, रीड कर लिया, किसी को कोई डाउट नहीं उसमें? पक्का? चलो इधर देखो, टैक्स इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट में पहला है ई इनवॉइस। मुझे ये बताओ, ई इनवॉइस कब बनाना पड़ता है? 5 करोड़ से ऊपर और टर्नओवर कौन से ईयर में? 17-18 ऑनवर्ड्स, कभी भी। ओके, सप्लाई B2C होनी चाहिए या C2C होनी चाहिए? B2C, B2B होनी चाहिए, ना तो B2C ना C2C। ठीक है, मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं था B2B का, वही राइट था, यहाँ पे नोटा बोलना था तुम्हारे को। ओके, तो B2B सप्लाई अमाउंट 5 करोड़ से ऊपर होगा, बराबर है। उस केस में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस कंपल्सरी 5 करोड़ से ऊपर कौन से ईयर में? 2017-18 ऑनवर्ड, किसी भी साल में ना। दूसरा एक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइस टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग etc. registered solely for the purpose of deduction of tax at source as per provision of section 51। मान लीजिए मैं रिलायंस लिमिटेड हूँ, ओके, और एक गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट ले लो। हुआ क्या, उनको टीडीएस काटना था, वो सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड हुए, वो कुछ और सप्लाई नहीं करते हैं, वो खाली किसके लिए रजिस्टर्ड हुए? टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड हुए। ओके, तो उस केस के अंदर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि उस केस में यहाँ पे ई इनवॉइस इशू होगा
अगर रिलायंस का टर्न और 5 करोड़ से ऊपर है तो, क्योंकि ये तो रजिस्टर्ड पर्सन है और ये सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड हुआ है, बिल्कुल होगा। जीएसटी में तो रजिस्टर्ड है ना, तो B2B सप्लाई तो हो गई है। अगर टर्नओवर 2017-18 ऑनवर्ड 5 करोड़ से ऊपर है तो फिर इनवॉइस कंपलसरी है। तो B2B सप्लाई 5 करोड़ से ऊपर, इनवॉइस कंपलसरी। लिख लो वहां पर। ये क्लेरिफिकेशन था खाली, वो मैंने करवा दिया क्लास में ही आपको। क्लेरिफिकेशन ये था कि कुछ लोगों का ये कहना था कि जो रिसिपिएंट है यहाँ पर वो सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड हुआ तो उसके लिए इनवॉइस जरूरी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई, होगा यहाँ पे भी, है तो रजिस्टर्ड पर्सन ही ना, भले किसी पर्पस के लिए हुआ हो। ओके, अब एक काम कीजिए, एक और क्लेरिफिकेशन है। प्रिया, तुम ये क्लेरिफिकेशन यहाँ से यहाँ तक का रीड करोगी और मुझे समझाओगी कि क्या है ये। पहले जैसे अमेंडमेंट कंप्लीट होंगे अपने, उसके बाद में मैं आरटीपी ले लूँगा। ओके, उसके बाद में जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं उनकी मुझे कुछ लॉन्ग आंसर्स वगैरह जो है उनकी प्रैक्टिस करवानी है, तो वो रहेंगे। बाकी के स्टूडेंट्स रहना चाहे तो रहे, जाना चाहे तो जाए, वो ऑप्शनल होगा उनके लिए। ओके, मैं इनको जो लास्ट वाले चैप्टर नहीं है जिसमें क्वेश्चन 4-5 टॉपिक्स के मिला करके आते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स, वो करवाऊंगा उनको, तो आप लोगों के लिए ऑप्शनल है वो। ओके, हाँ प्रिया। एक और चीज़ बोलूँ मैं, अगर आप लोग बोलो तो ही मैं करूँगा, अदरवाइज नहीं। 3 दिन का रिवीजन लेक्चर कंप्लीट जीएसटी 5 to 6 आवर्स पर डे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 13 तक का करना आप लोगों के लिए। सोच करके मुझे जवाब देना। हम्म, तो क्या आना पड़ेगा, 3 दिन लूँगा, 3 दिन के अंदर अंदर पूरा जीएसटी खत्म करूँगा, मतलब 18 आवर्स, 15 to 18 आवर्स में ख़त्म कंप्लीट है। ये मैं रखूँगा फिर यही आने वाले कमिंग वीक में इसी में। बढ़िया ना, अभी याद है तो फटाफट और जल्दी कैच करोगे, नहीं तो उसके अंदर उस टाइम पे मैं लूंगा, सुनो 15-20 दिन बाद में मैं लूंगा, आप बोलोगे सर ये वाला प्रोविजन नहीं समझा सर। अभी याद रहेगा तो मैं बोलूंगा देखो ऐसा होता है, उसमें वैसा होता है, आप बोलोगे यस सर ये हो गया। क्यों पेपर नहीं देने क्या तुम लोगों को? किसने बोला पोस्टपोन होगा? अभी भी 0.01% है ना, 0.01% कभी। अभी तो सरकार ने तो इलेक्शन की डेट डिक्लेयर नहीं की। आज कितनी तारीख है? हाँ, तो आज या कल में डिक्लेयर होनी चाहिए डेट। चलो ध्यान से सुनो, चले। अब इधर देखो, ये रीड कर लिया प्रिया जी, ना एक्सप्लेन करो मुझे। मैं क्यों करूं? ना इधर देखो बेटा, ये क्या बोलना चाहता है? क्लेरिफिकेशन ऑन चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 3। इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में ही बताया था क्रैश कोर्स वालों को। तो
उसमें हम क्या देखते हैं, इधर देखो, मान लो मेरी लायबिलिटी है 1 लाख रुपया, मेरे पास आईटीसी है 20,000 रुपया, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, बाकी 80,000 पे। समझ में आया? ओके, ये पढ़ा ना आप लोगों ने, पता है आप लोगों को? अब इधर पहले केस को समझना, फिर मैं ये प्रोविजन समझाऊंगा। एक एग्जांपल ही समझ लेना, थ्योरी इतना कोई काम का नहीं, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता तो बन सकता है। इधर देखो, वेदर इन केस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट by a registered person and reversal thereof for the calculation of interest under Rule 88B, whether the balance of ITC available in electronic credit ledger under the head of IGST only need to be considered, or total ITC available in electronic credit ledger under the head of IGST, CGST, AGST taken together has to be considered। ये क्या बोलना चाहता है, इधर देखो, मान लीजिए मैंने IGST का क्रेडिट, ITC ऑफ IGST, वो मैंने रॉन्गली ले लिया, अवेल्ड। एग्जाम्पल से समझ लो यूं कि मैंने गाड़ी खरीदी दिल्ली से, कार का क्रेडिट नहीं मिलता है, मैंने उसका क्रेडिट क्लेम कर लिया था। अब क्लेम कर लिया और उसके बाद मुझे रियलाइज होता है कि अरे यार वो तो रॉन्गली अवेल कर लिया मैंने, तो मुझे वो पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को वापस। वो क्रेडिट का अमाउंट था मान लो 2 लाख रुपया, जो मुझे पे करना गवर्नमेंट को, और मेरे पास में आईजीएसटी पड़ा है 20,000 रुपया, किस दिन, जिस दिन रॉन्गली अवेल किया था उस दिन 20,000 का क्रेडिट अभी भी वहां का अभी तक भी पड़ा है। आईजीएसटी पड़ा है 20,000, सीजीएसटी पड़ा है 30,000, एसजीएसटी पड़ा है 30,000, और कंपनसेशन सेस पड़ा है 25,000, राइट। अब मुझे क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट किस पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी माइनस आईटीसी जो अवेलेबल है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा इश्यू क्या आ गया कि कुछ लोग जो सन की दिमाग के पागल होते हैं, जिनको एक की ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, उन्होंने क्या दिमाग लगाया यहाँ पर, वो बुद्धिजीवी आदमी आकर के अपना दिमाग लगा करके क्या बोलने लगे, इस 2 लाख में से सिर्फ आईजीएसटी माइनस होगा, क्योंकि आईजीएसटी रॉन्गली अवेल किया था, आईजीएसटी 20,000 माइनस होगा, बाकी 1,80,000 पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कैलकुलेशन जब इंटरेस्ट की पे करोगे 1,80,000 पे पे करोगे, बाकी के क्रेडिट माइनस नहीं करोगे। अब उनको कौन समझाए जाकर के कि भाई आईजीएसटी के पेमेंट के लिए हम सीजीएसटी और एसजीएसटी को भी यूज कर सकते हैं, पता है ना आपको? तो गवर्नमेंट ने उसी का क्लेरिफिकेशन दिया कि बावड़ों जो तुम कर रहे हो वो गलत है, यहाँ पे सीजीएसटी का क्रेडिट 30,000 वो भी सेट ऑफ में आएगा, एसजीएसटी का भी माइनस होगा। अब ये माइनस करने के बाद 1,20,000 पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, बराबर है, वो हम मानते हैं, ये माइनस नहीं होता कंपनसेशन से इसका भी। समझ में आया? तो ये जो क्लेरिफिकेशन दिया गया है वो यही है। यहाँ amount of ITC available in electronic credit ledger under any of the head of IGST, CGST, AGST can be utilized for payment of liability of IGST. It is the total ITC available in electronic credit ledger under the head of IGST, CGST, AGST taken together that has to be considered for calculation of interest under Rule 88B. समझ में आया? And for determining as to whether the balance in electronic credit ledger has fallen below the amount of wrongly availed ITC of IGST, and to what extent the balance in electronic credit ledger has fallen below said amount of wrongly availed credit। अब सेकंड वाला पार्ट है वो कंपनसेशन सेल्स को लेकर के, क्या कंपनसेशन सेल्स का क्रेडिट यूज होगा? कंपनसेशन सेल्स का क्रेडिट पड़ा, आईजीएसटी मैंने रॉन्गली अवेल कर लिया, तो उसके लिए मैं कंपनसेशन सेल्स का क्रेडिट यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। वही इन्होंने बोला, credit of compensation is available in electronic credit ledger cannot be taken into account while considering the balance of electronic credit ledger for the purpose of calculation of interest। ओके, अब इधर देखो बेटा, एग्जांपल दिया मैंने एक, रॉन्गली अवेल्ड कितना था, आईजीएसटी 1 लाख, कंपनसेशन से 10,000 था। यहाँ पर इधर देखो, इसको क्रॉस मार देना यहाँ पर आगे, किसको माइनस नहीं कर सकते, बट बाकी का ये जो सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी का क्रेडिट ये माइनस होगा, इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ₹10,000 ओनली। समझा?
हाँ बेटा, नहीं कहीं पे भी यूज नहीं होता। कंपनसेशन सेस खाली कंपनसेशन सेस के लिए यूज होता है। बेटा लेक्चर जो पढ़ाया था आईडीटी का, पहले लेक्चर में समझाया था मैंने कि 2017 में जब जीएसटी लाया गया था तो स्टेट गवर्नमेंट को डर था कि लॉस हो गया था उनको रेवेन्यू का, तब गवर्नमेंट ने बोला कि हम कंपनसेट करेंगे। तो पैसा कहाँ से लाएंगे, तो उन्होंने कंपनसेशन एक्ट बनाया जो पान मसाला गुटखा टबेको इन प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल होता है, ये लग्जरियस प्रोडक्ट पे। ओके चलो अब आते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर में इधर देखो बेटा, सबसे पहला डिटेल्स ऑफ टीसीएस फर्निश्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू बी मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली टू ओनली रजिस्टर्ड सप्लायर। ये ऑलरेडी मैंने करवा दिया था आपको, ध्यान से सुनो। इधर मान लो मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूँ, अमेजॉन फ्लिपकार्ट। अब आप लोगों के प्रोडक्ट मेरे पोर्टल पे लिस्ट है, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो क्या आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करवा सकते हो मेरे यहाँ पर? करवा सकते हो क्या है? करवा सकते हो कब? जब आपके पास एक एनरोलमेंट नंबर हो और इंटरेस्टेड सप्लाई हो, राइट? तो बेटा एक चीज बताओ, जो जीएसटीआर रेट में फर्निश करूंगा उसकी डिटेल आपको मिलेगी क्या? क्योंकि आप तो अनरजिस्टर्ड हो। ये वही कहना चाहता है, अनरजिस्टर्ड सप्लाई of service and now unregistered supplier of goods also are allowed to make supply through e-commerce operator. The details of tax collected, TCS जो कलेक्ट किया आप लोगों से, तो TCS लेता भी नहीं हूं मैं। The details of tax collected at source under section 52 furnished by e-commerce operator shall be made available electronically to each of the registered supplier on common portal after filing the GST 8 for claiming the amount of tax collected in his electronic cash ledger after validation. अब जब आप लोगों से टीसीएस ही नहीं लिया तो आपको क्या लेना देना उससे? नेक्स्ट ओमनीबस वाला है जो ऑलरेडी हमने कर लिया ना। अब आ जाओ रिटर्न चैप्टर, लास्ट हमारा, उसके बाद अमेंडमेंट खत्म। ऐसे बंद कर दिया क्या तुम लोगों ने? वो वाला बंद है? भाईजान ऐसा करोगे अब? किसको नींद आती है फिर? वो नहीं भी आता तब भी आती है तुम्हारे को तो। चलो समझो यहाँ पर, additional cases prescribed wherein a registered person is debarred from furnishing details of outward supply in form GSTR 1। इधर देखो बेटा, मैंने आप लोगों को रिटर्न चैप्टर करवाया क्या? पक्का याद है आप लोगों को? ऐसा कोई चैप्टर करवाया मैंने? क्या याद है उसमें कौन कौन से फॉर्म होते हैं? GSTR 4 होता है, 5 होता है, 5A होता है, 5B नहीं होता है क्या? ओके अब इधर देखो, वहां पे एक पॉइंट करवाया था मैंने, केसेस वेयर रजिस्टर्ड पर्सन डिबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। मिला वो केस जब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएगा। ये मैंने आपको रीजन भी दिया था कि फ्रॉड को रोकने के लिए ऐसा किया गया। वो कौन कौन से, इधर देखो, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और आपने पिछले 2 महीने से अपना 3B फाइल नहीं किया तो आपका GSTR 1 ब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, या फिर आप QRMP स्कीम में हो और आपने रजिस्टर्ड पर्सन हो और 3B फाइल नहीं किया प्रेसिडेंट टैक्स पीरियड का, मतलब प्रीवियस क्वार्टर का 3B फाइल नहीं किया आपने, तो आप GSTR 1 फाइल नहीं कर पाओगे नेक्स्ट क्वार्टर में। या आप 86B में कवर आते हैं। 86B कौन सा रूल? 86B कि मिनिमम 1% आपको कैश में पे करना पड़ेगा। कब? जब आपकी किसी पर्टिकुलर मंथ में टैक्सेबल सप्लाई मोर देन 50 lakhs। ओके, तो उस केस के अंदर आपने पिछले महीने का GSTR 3B फाइल नहीं किया तो आप GSTR 1 फाइल नहीं कर सकते। बराबर है। उसमें 2 अमेंडमेंट आ गए। पहला रूल 10 है, अगर आपने अपने बैंक डिटेल सबमिट नहीं की विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 1 और IFF विच एवर इज अर्लियर, जो टाइम लिमिट दी गई है, तो उस तक अगर आपने अपना बैंक डिटेल सबमिट नहीं किया तो उस केस के अंदर आप GSTR 1 फाइल ही नहीं कर पाओगे। दूसरा, इधर देखो, ए रजिस्टर्ड पर्सन टू whom an intimate has been issued
ऑन कॉमन पोर्टल दैट ही क्लेम्ड एक्सेस आईटीसी। अब इधर देखो बेटा, एक एग्जांपल समझाया था मैंने आपको, लिसन। हुआ क्या, मैंने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया। मेरा आईटीसी जो था वो था मान लो 2 लाख रुपया, और मैंने 3 लाख रुपया क्लेम कर लिया। सर ऐसा कैसे कर सकते हो? क्योंकि मेरे 2A2B में 3 लाख दिख रहा था, 1 लाख ब्लॉक था, बट मैंने फिर भी ले लिया उसको, क्लेम कर लिया मैंने। क्लेम करने के बाद डिपार्टमेंट ने मुझे नोटिस भेजा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद, जब भी उनको पता लगा, महेश को तुमने आईटीसी क्लेम किया रॉन्गली, कारण बताओ कि आईटीसी तुमने क्यों क्लेम किया, और नहीं तो फिर पे करो विद इन 7 डेज में। तो मुझे 7 दिन में उनको रिप्लाई देना था कि मैंने क्यों क्लेम किया और मैं सही हूं या गलत हूं, वो सब बताना था। गलत हूं तो उसी सेवा 7 दिन के अंदर अंदर मुझे टैक्स का पेमेंट कर देना था वापस विद इंटरेस्ट। ना तो मैंने पेमेंट किया, ना ही मैंने रिप्लाई किया। तो उस केस में डिपार्टमेंट 73, 74 के प्रोविजन तो लगाएगा ही लगाएगा, साथ में मेरा GSTR1 ब्लॉक कर देगा। मैं GSTR1 फाइल नहीं कर पाऊंगा। तो इधर देखो, इसको रीड करो, 4th एंड 5th पॉइंट, ये अमेंडमेंट है, इनको रीड करो। हो गया? चलो, कोई डाउट? चले, अब आगे आ जाओ। इधर देखो बेटा, अमेंडमेंट में इसके बाद एक GSTR5A का अमेंडमेंट है। अब GSTR5A जो है उसके लिए उन्होंने बोला कि वो नेक्स्ट महीने की 20 तारीख को सबमिट होता है। इसमें अमेंडमेंट क्या है सर? ये तो पहले भी होता था। अमेंडमेंट यहाँ पे OIDR के साथ ऑनलाइन मनी गेमिंग वर्ड भी यूज कर दिया गया, वो भी मैंने लिखवा दिया था आपको, बराबर है। इसके बाद में 88D नया प्रोविजन आया, जो अभी मैंने आपको बताया था ना, ये कि अगर आपने क्रेडिट रॉन्गली अवेल कर लिया तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा, वो 88D है। तो ये क्या बोलता है, इधर देखो यहाँ पर, मान लीजिए GSTR2B में मेरे पास क्रेडिट था 1 लाख, 3B में मैंने यूज कर लिया 1.5 लैक्स। कितना कर लिया? 1.5 लैक्स। और ये जुलाई के अंदर 1 जुलाई को मुझे एक इंटीमेशन आया बराबर गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आपने 50,000 ज्यादा क्लेम कर लिया, उसका रिप्लाई करो, नहीं तो वो पे करो विद इंटरेस्ट। तो मुझे नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर वो अमाउंट पे कर देना विद इंटरेस्ट, ये एक्सप्लेनेशन दे देना है। अगर मैंने 7 दिन में ये नहीं दिया तो GSTR1 तो ब्लॉक हो ही जाएगा मेरा, वो तो अभी हमने पढ़ा है। उसके अलावा डिपार्टमेंट जो है फिर 73, 74 एप्लीकेबल कर देगा। ये फ्रॉड के सेक्शन है और मिस्टेक के सेक्शन है, इसमें फिर वो मुझे नोटिस इशू करता है, फिर मैं केस लड़ूंगा, हार गया तो वो रिकवरी करेगा मुझसे, वो सब प्रोसीजर है। तो इसके एग्जाम में आने के चांस ना के बराबर है, ओके आपके। और यहाँ पर ये अमेंडमेंट्स कंप्लीट होते हैं।